सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्ययन की कक्षा में। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने व्यंजन संधि के जो विशेष संधियां होती हैं उनके विषय में पढ़ा, जिसमें इष्टुत्व है, ष्टुत्व है, जस्त्व है, अपदांत जस्त्व है, फिर चत्व संधि हमने पढ़ी, अनुस्वार संधि हमने पढ़ी, फिर लत्व संधि, फिर पर सवर्ण अनुस्वार और अनुनासिक संधि हमने पढ़ी, या उसको आप अनुस्वार भी कहते हैं, यानी यानी अगर अपदांत में अनुस्वार हो तो उसके स्थान पर पंचमाक्षर हो जाता है। तो इतनी संधियां हमने पढ़ी। आज हम संधियों में कुछ विशेष संधियां जो रह गई थी उनको भी पूर्ण करेंगे, जहां पर संधि तो होती है व्यंजन ही, परंतु कुछ अवाद नियम है के कारण वहां पे जो ऊपर या आपने की कक्षा में जो संधियां पढ़ी वो नियम लागू नहीं होते। तो ये हमने पढ़े। चलिए तो आरंभ करते हैं कुछ विशेष नियमों की संधियां, क्योंकि ये अपवाद नियम है इसलिए वो प्रचलित नियम है उसको ये क्या कर देता है, हटा देता है, और जो सामान्य नियम सामान्य नियम जो लग रहा है उसको हटा के ये स्वयं उपस्थित हो जाता है। अच्छा, इसको नहीं खोलना है, क्षमा करें, इसमें हमने अध्ययन किया था। चलिए तो रोटेट करता हूं। तो हमने लत्व संधि पढ़ी, जहां पे हमने देखा था विशेष नियम कि किस प्रकार से अगर पंचमाक्षर होगा यानी नकार होगा तो वहां पर अनुनासिक या जिसको हम कहें चंद्रबिंदी लग जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये सारी संधियां कल देखी थी। यहाँ पर इसका रिवीजन है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए डिलीट ही हो गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से ये। तो अब कुछ विशेष नियम है व्यंजन संधि के, उनको देखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पर वह शब्द मिलता है, ठीक है। शब्द कौन सा मिलता है? वह। अच्छा, ये इसको दोबारा सेट करना पड़ेगा, क्षमा करें, मैं इसको एक बार साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इरेजर कहाँ चला गया? ये है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए तो क्या हो गया भाई, पीछे हो जाओ, एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि मैं सूत्र सहित बताना चाहता हूँ इसलिए। चलिए ये आ गया। तो यहाँ पर एक शब्द आता है वाह। ये वाह क्या है? वाह है अथवा, है ना। अथवा अथवा वाह, ये दोनों एक ही समानार्थक है। समानार्थक मतलब क्या है कि जो वाह का अर्थ है वही अथवा का अर्थ है। तो वाह अथवा हम कहाँ लगाते हैं? इसी प्रकार से हमने पढ़ा था चा। ये दोनों क्या है? ये सभी क्या है? अव्यय हैं, ठीक है जी। तो अव्यय हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चा होता है और अर्थ में, और वाह अथवा होता है या अर्थ में, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे देखिए मैं कह रहा हूँ राम और श्याम, तो ये चा जो है वो योजक है ना। जो चा है वो कैसा है? योजक है। लेकिन जब मैं कहता हूँ राम व श्याम, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? दोनों में से एक को चुनना है, ठीक है। उसी तरह से राम अथवा श्याम दोनों में से एक ही जाएगा, या तो राम जाएगा या तो श्याम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब हम संधि पढ़ते हैं, ये विशेष संधियां जो हैं जिनमें कुछ अपवाद हैं, यहाँ पर भी बा का प्रयोग होता है, यानी कि या तो वो हो जाएगा या तो ये हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम इस बात को ध्यान में रख के अध्ययन आरंभ करते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारी जो विशेष संधि है उसमें अनुस्वार संधि को ही है, हाँ, चा यानी एंड, वा यानी और, हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। तो अब विशेष संधि में
सबसे पहले आता है कि अगर अनुस्वार, अनुस्वार का ही विशेष है। हमने इसके पूर्व हाँ, आपको मैंने गृह कार्य दिया था, वो मैंने क्षमा करें चेक नहीं कर पाया क्योंकि समस्या थोड़ी भोजनों की आ जाती है हमारे यहाँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग बना के लाए होंगे। जी हाँ, धन्यवाद, सभी लोग लाए हैं। इसको हम क्लास के अंत में 15 मिनट की चर्चा करेंगे। तो जो हम अनुस्वार संधि पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि वहां जैसे कि हमने देखा, हमने एक उदाहरण देखा था, मम प्लस चाह, ठीक है। तो ये अपदांत अनुस्वार है ना, और अपदांत पर सवर्ण है, यानी पर में जो वर्ण है उसी के सवर्ण ये अनुस्वार पंचमाक्षर हो जाता है। तो अब देखें ये जो चा है चवर्ग में आता है, और चवर्ग का पंचम अक्षर क्या है, यहाँ है। चूंकि अनुस्वार अर्धमात्रिक होता है इसलिए आधा वर्ण लगा देंगे। तो माँ का रहेगा माँ, अनुस्वार के स्थान पे लगा दिया हमने आधा वर्ण, उसी वर्ग का पंचमाक्षर, और चा का रहेगा चा, यानी बाद वाला जो पर वर्ण है उसके समान। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा मंच, मंच, यहाँ का उच्चारण होगा, ठीक है जी, है ना। ये तो क्या होता है, अक्सर हम अनुस्वार को केवल ना और मा ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर है उसके अनुसार इसका परिवर्तन होता है। अब कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुस्वार जो है वो अनुस्वार ही रहता है, वो बदलता नहीं है। कैसे, अब देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, देखिए कि हमने सम उपसर्ग पढ़ा है, तो सम प्लस यम, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर य र ल व आ गया ना, ये बच गए थे हमारे य व र ला। ऐसे जब शब्द आएंगे तब इनकी स्थिति में क्या करना है भाई, ये तो वर्गीय व्यंजन नहीं है, ये तो यण है, अलग से है। तब क्या करेंगे, है ना, ये विशेष परिस्थिति है ना। तो ऐसी विशेष परिस्थिति में कहा जा रहा है कि जो अनुस्वार है वो अनुस्वार ही रहेगा, यानी कि जो मोनुस्वारा हमने पढ़ा था कि अगर बाद में, हालांकि मोनुस्वारा कहाँ होता है, पद में होता है, जहां पद के बाद, है ना। जैसे हमारा था जैसे क्या था, रामम भजती, तो वहां पे रामम भजती में व्यंजन था, इसलिए रामम का जो माँ है उसको अनुस्वार हो जाएगा। लेकिन अगर रामम आगच्छति हमने कहा तो वहां व्यंज स्वर है, इसलिए रामम का माँ माँ ही रहेगा। अब चूंकि ये क्या, वो क्या थे, दोनों पद थे, रामम पद था, परंतु यहाँ जो सम है वो पद नहीं है, ये तो अव्यय है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो कहा कि अगर किसी अनुस्वार के बाद य व र ला ये वर्ण हो, अथवा टा 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 और हा ये वर्ण हो, ठीक है। क्योंकि वर्गीय व्यंजन में तो का से लेकर म तक ही आते हैं, यानी यण और सल तो रह गए। तो अगर किसी वर्ण के बाद अपदांत में भी, है ना, अपद में भी अगर अनुस्वार है तो अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा। तो यानी जब हम संयम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा हमारा संयम, संयम का अनुस्वार अनुस्वार ही रहेगा, शब्द बन जाएगा संयमः या संयम। इस प्रकार, कितना सरल, यानी अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा अगर बाद में या रा ला वा सा 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 हा, यानी यण या सल हो, ठीक है। ये हमने पढ़े थे। उसी तरह से देख लेते हैं आगे, उदाहरण है तम प्लस वार। नहीं, हलंत, अच्छा हाँ क्षमा करें, और वो लिखने में गलती हो गया, क्षमा करें, वो लिखने में, हाँ ये लिखने में गलत हो गया, धन्यवाद ध्यान देने के लिए। हाँ ये लिखने में थोड़ा गलती हो गया, बाकी वो हलंत प्रकार से संयम, हाँ ये पुल्लिंगवाची शब्द है ना, विसर्ग लगा लीजिए, वो लिखने में हो गया, धन्यवाद। तो उसी तरह से देखिए अगला शब्द है सम प्लस बारह, है ना, सम प्लस बारह। इसको बनाएंगे तो यहाँ देखिए विसर्ग अनुस्वार के बाद, ये देखो हम जब इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ता प्लस आ, और आ के बाद यहाँ अनुस्वार है ना, तो ये अनुस्वार की अनुस्वार संधि है ना ये सारी। तो ऐसी स्थिति में अनुस्वार में क्या करना है, क्योंकि यहाँ वाह है तो यार अलावा यहाँ और सल में आता है ये, तो इसलिए यहाँ पर अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा। तो हमारा शब्द बन जाएगा संवारः। संवारः क्या है, याद करिए, है ना, ये हमारे 11 आभ्यंतर प्रत्ययों में आता है, संवारः, विवारः, नादा, घोषा, है ना, अल्प प्राण, महाप्राण, याद आए आपको, ये सभी वही संवार है। संवार है ना, थोड़ा सा सम्यक मुख का खुलना, उसको संवार कहते हैं, हमने कक्षा में पढ़ा था, तो ये वही संवार है। तो यानी कि अब उसी तरह से जैसे देख लेते हैं, एक शब्द का विशेष प्रयोग होता है, चलो इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, हाँ
अब ये आप लोग बनाएंगे तो अनुस्वार यानी सम उपसर्ग पूर्वक योग है, क्या हो जाएगा? सम प्लस योग क्या बन जाएगा? क्योंकि यहाँ पर या है तो क्या रहेगा? अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा, संयोग ही बनेगा, ठीक है ना? क्या बन जाएगा? सम का सम ही रहेगा, सम प्लस योग, युज धातु से घय प्रत्यय करके योग शब्द बन जाता है और सम उपसर्ग लगा के संयोग बन जाता है। उसी तरह से देखिए सम प्लस सारह, सम प्लस सारह क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे सा हो गया, सल आ गया, तो अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा, शब्द हमारा बन जाएगा संसारः, ठीक है? इस प्रकार अपद या उपसर्ग ही होगा क्या गुरु जी पे? हाँ, बेसिकली आपको सम के उदाहरण ही ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना? ये सम क्या है? एक उपसर्ग है ना? प्रा परा अप सम, ये सम के उदाहरण आपको अधिक देखने को मिलेंगे और ऐसा कोई अन्य उदाहरण मुझे ऐसे आता नहीं है दिमाग में, ठीक है? ठीक है, चलिए चलिए समझ गए आप लोग। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक आता है वा पदांतस्य, ये एक वार्तिक है। ये क्या करता है? अनुस्वार संधि को देखिएगा, है ना? इसको समझिएगा ध्यान से, क्योंकि आपको ये दोनों प्रकार के मिलेंगे। शब्द है किम, ठीक है, और प्लस है करोति। अब किम जो है क्या है? पदांत है। ये किम क्या है? किम मतलब होता है क्या? ये हमने प्रश्नवाचक शब्दों को पढ़ा था। किम शब्द के तीनों वचन बनते हैं ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। तो ये किम नपुंसकलिंग में किम के कानी, है ना, कहा कऊ के पुल्लिंग में, का के काह स्त्रीलिंग में, और करोति तो आप लोग जानते ही हैं, क्री धातु से लट लकार में करोति बनेगा, ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो कहा वा पदांतस्य। अब नियम के अनुसार तो क्या होना चाहिए कि ये जो किम है, किम के बाद जो पदांत माँ है ना, कहा ना पदांत माँ, तो पदांत माँ को क्या होना चाहिए? अनुस्वार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में ये यहाँ पर व्यंजन वर्ण है ना? तो अगर व्यंजन है तो क्या हो जाएगा? किम माँ को हो जाएगा, पदांत माँ को हो जाएगा अनुस्वार, तो हमारा शब्द बन जाएगा किम करोति, ये बन जाएगा। लेकिन अब कह रहे हैं वा पदांतस्य, ये सूत्र है कि अगर पदांत में है तो वा यानी कि दोनों काम कर सकते हैं। दोनों काम कौन कौन से? तो दोनों काम बता देते हैं आपको। ओ भाई साहब पीछे हो जाओ। दूसरा काम क्या हो जाएगा इसमें? इसमें अनुस्वार हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा। तो पर सवर्ण कैसे होगा? तो यहाँ देखें आप, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे करके, हाँ यहाँ देखिए, ये मकार के बाद यहाँ पर क्या है? का है, तो का वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? ज्ञा है ना? पंचम अक्षर क्या है? ज्ञा। तो यहाँ पर यानी अनुस्वार संधि भी हो जाती है, और विकल्प से, वा का मतलब होता है विकल्प। यहाँ पर जब संस्कृत में हम व्याकरण में कहते हैं तो विकल्प से, विकल्प मतलब ये भी बन सकता है और ये भी। जैसे हमारे यहाँ ना हम परीक्षा देते हैं तो 4 विकल्प होते हैं, है ना? 4 विकल्प में से कोई एक उत्तर होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही उत्तर चाहिए। तो विकल्प से यानी वा, या तो आप ये बना सकते हैं, नहीं तो आप पर सवर्ण संधि करके इस प्रकार भी बना सकते हैं। किम माँ के स्थान पर कर दीजिए ज्ञा, सॉरी क्षमा करें, इस प्रकार से गा नहीं लिखेंगे, का लिखेंगे। क्या हो जाएगा? किंग करोति, किंग करोति, ये भी बन जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है? तो ये एक अपवाद है, या आप कह सकते हैं अलग से एक सूत्र है, वार्तिक है, ठीक है? उसी तरह से देखिए आगे हम बढ़ते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। अब ये आपको चित और चन का उपयोग मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको समझते हैं। किम प्लस चित, चित का मतलब होता है कोई, कि दो एक प्रकार से प्रत्यय के रूप में कार्य करते हैं, तो वैसे अव्यय, लेकिन यहाँ प्रत्यय के रूप में कार्य करते हैं चित और चन। हाँ, जैसे वाक प्लस मय, वांगमय, हाँ जी, है ना? वहां पे का के स्थान पर वांगमय हो जाता है, बहुत बढ़िया। ये भी अपदांत अनुस्वार में ये उसमें आता है, वांगमय, है ना? वांगमय मतलब हमारा साहित्य, वाकमय वागमय वांगमय, बहुत बढ़िया। ये हालांकि प्रत्यय भाषा नित्यम, ये इसमें ये वाला सूत्र लगता है कि अभी बताता हूँ, ठीक है? वांगमय वाला भी बताता हूँ, पहले इसको समझिएगा, ठीक है? तो ये अगला सूत्र है किम प्लस चित। अब यहाँ पर भी क्या देखिए, मकार है, पदांत मकार, तो यहाँ पर व्यंजन है, तो इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए? किम माँ के स्थान पर विसर्ग बन गया किंचित, इस प्रकार से भी बन सकता है।
अब चूंकि ये चित क्या है, अव्यय के रूप में कार्य करता है, तो अव्यय भी तो क्या होते हैं, पद ही होते हैं। देखिए अव्यय भी जो है ना, उनमें भी प्रत्यय लगते हैं सु आदि, लेकिन वो अदर्शन हो जाता है, उनका लोप हो जाता है ना। हमारे यहाँ कहते हैं ना अदर्शनम लोपः, लोप का मतलब होता है अदर्शन, अदर्शन का मतलब वो वहां है तो लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही जो भी प्रत्यय बनता है, क्षमा करें, जो भी अव्यय बनता है उनमें भी प्रत्यय लगते हैं, लेकिन चूंकि प्रत्यय का लोप हो जाता है इसलिए हम उनको अव्यय कहते हैं, तो इसलिए उनका रूप परिवर्तित नहीं होता। हमने सारे अव्यय पढ़े हैं। तो इस प्रकार से किम प्लस चित, तो ये अव्यय है परंतु ये भी पद है। ठीक है, अब इस प्रकार से ये तो ये बन जाएगा। दूसरा कैसे बनाएंगे, दूसरे में विकल्प से अनुस्वार संधि कर लेंगे। तो यहाँ देखिए चा है, च वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, यहाँ है, तो यहाँ मकार के स्थान पे यानी अनुस्वार के स्थान पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा किंचित। क्या बन जाएगा, किंचित। इस प्रकार से किंचित भी सही है और ये भी सही है, तो ऐसे दोनों रूप बनते हैं। तो ये एक विकल्प वाली संधि है, यानी ये भी बन सकता है आपको और किंचित भी बन सकता है। ठीक है, ऐसा ही कथम प्लस चलसी, तो क्या हो जाएगा, कथम अनुस्वार हो जाएगा, या फिर चलसी के स्थान पर आप जो है यहाँ कर दीजिए, क्योंकि चा है तो हो जाएगा कथन चलसी। इस प्रकार से ठीक है, तो ये आपका एक विशेष संधि थी। अब जैसे कि अभी आया बाक प्लस मय, एक सूत्र है प्रत्यय भाषा नित्यम, एक वार्तिक सूत्र है। वार्तिक मतलब व्याकरण में सहायक सूत्र है, जो पाणिनि ने नहीं लिखे हैं लेकिन अन्य ऋषि मुनियों ने दिए हैं उस समय। तो ये क्या कह रहे हैं कि अनुनासिक वर्णों से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के बाद आने पर पदांत यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक होता है। यानी कि देखिए, को ऐसे समझिए कि अगर कोई वर्ण अनुनासिक से आरंभ हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मात्रम, ठीक है, ये मात्रम अनुनासिक है, माँ अनुनासिक है ना भाई। उसी तरह से आपने लिखा मय, ठीक है, ये भी क्या है, अनुनासिक से आरंभ हो रहा है। और ये मय कहाँ से आता है, याद करें जरा आप, थोड़ा सा एक बार मुझे याद दिलाएं, मैं लिख देता हूं मयः। ठीक है, मया, और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पे मयम। हाँ जी, याद करें जरा, ये क्या है, मयः मया मयम, किसी को याद आ रहा है ये क्या है। मात्रम तो याद नहीं आएगा, लेकिन मयः मया मयम याद आ जाएगा। किसी को याद है या भूल गए आप लोग। प्रत्यय तव्यम नहीं, वो तो तव्यम होता है, वहां पे तव्यत प्रत्यय है वो तो याद करिए। अच्छा चलो मैं एक शब्द देता हूँ आपको, इससे याद आ जाएगा। अच्छा उदाहरण से जल्दी याद आता है ना, नियम भूल जाते हैं हम लोग। स्वर्णमयम, स्वर्णमयः, स्वर्णमया, अब याद आया। चलिए ये तो सही पकड़ा आपने कि प्रत्यय है, लेकिन कौन सा प्रत्यय है, याद करिए। शिवमयः, शिवमया, शिवमयम। हाँ जी, मयट, क्या बात है रानू जी, बहुत सुंदर। कौन सा प्रत्यय है, मय प्रत्यय है ना। मयट प्रत्यय में तो मय शेष बचता है ना, टाकल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपको याद है स्वर्णमयम है ना। तो अब देखिए यही तो कह रहे हैं कि भैया कोई अगर प्रत्यय जो कि किससे आरंभ हो रहा है, किससे आरंभ हो रहा है, अनुनासिक से। अनुनासिक मतलब क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, है ना। तो आपको क्या है, देखिए होता ये है कि आप अगर ध्यान से समझोगे ना इस चीज को, तो आपको प्रायशः पंचमाक्षर का है ज्ञा, चा का है इया, टा का है णा। तो ये तो ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ण हैं, इनसे कोई शब्द आरंभ होता ही नहीं है, मतलब बेसिकली कोई प्रत्यय होगा ही नहीं, नहीं होगा ना भाई, क्योंकि ऐसे प्रत्यय इन अक्षरों से किसका नाम शुरू होता है, नहीं होता है। तो आपको प्रायशः या तो माँ मिलेगा या तो ना मिलेगा, ये भी वार्तिक है ना, या तो माँ मिलेगा और ना मिलेगा, उसमें भी मैं आपको कहता हूँ कि आपको माँ ही अधिक मिलेगा। तो इसलिए माँ से ही हम इसको समझते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी इन तीनों से तो मुश्किल है मिले, है ना, अनुनासिक। तो अब क्या कह रहे हैं कि भैया कोई प्रत्यय अगर अनुनासिक से आरंभ हो रहा है, कोई भी प्रत्यय होना चाहिए, जैसे मात्रम भी जो है वो क्या है, एक प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय है ना, जिसमें मात्री शब्द बनता है, तो ये प्रत्यय है, उससे मात्रम बना है।
प्रत्यय है मतलब कि वो प्रत्यय से क्या 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 बन रहा है वो शब्द ध्यान रखना है। तो मात्रम आप याद कर लें, मात्रम शब्द और मय शब्द, इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सरल भाषा में कि भैया कि जहां पर मात्रम शब्द हो या मय शब्द हो, वैसी स्थिति में क्या हो जाता है, अनुनासिक को क्या हो जाता है, पंचमाक्षर हो जाता है और वो नित्य होता है। प्रत्यये भाषायाम नित्यम, नित्य मतलब कि वो वैसा ही बनेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी आपने दिया था उदाहरण, वाक प्लस मयः, वाक प्लस मयः। ठीक है जी। तो अब नियमानुसार तो क्या होना चाहिए कि भैया ये माँ परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन ये माँ तो पहले से ही पंचमाक्षर, क्योंकि पर सवर्ण करना है ना, क्या करना है हमको, पर सवर्ण करना है। तो पर सवर्ण में तो पहले ही से माँ है, तो यहाँ अगर माँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाम मय, ये तो गलत अर्थ, गलत शब्द बन गया। और व्याकरण क्या है, साधु शब्दों को निर्माण करती है, असाधु शब्दों का परिहार करती है। इसलिए इस तरह से ना बन के क्या होगा कि जो पहला अक्षर है यानी पहले पद का अंतिम अक्षर है, इसी को कर दीजिए पंचमाक्षर। ये अपवाद नियम आ गया, यानी हमेशा क्या होता है कि पर के कारण परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे कि इसमें ही परिवर्तन कर देंगे। तो अब जो का है वो कौन सा अक्षर है, कवर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, ज्ञा होता है। इसलिए क्या बनेगा, वा का रहेगा वा, का के स्थान पर हो जाएगा ज्ञा और बन जाएगा वांगमयः। क्या बन जाएगा, वांगमयः। तो हमेशा वांगमया ही बनेगा, हम वाकमयः नहीं कह सकते हैं। ये वाकमयः इस तरह से कहेंगे तो ये क्या है, अशुद्ध शब्द है, माँ नहीं कर सकते हैं, ये अशुद्ध शब्द है। सही शब्द क्या होगा, वांगमयः, ये हमेशा यही बनेगा। उसी तरह से देखिए, हाँ आगे बढ़ते हैं, एक आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि उदाहरण है चित्त, चित्त का मतलब होता है चित्त हमारा मन, और यहाँ पर है मयः। तो ये मय प्रत्यय आ गया, प्रत्यय का पहला अक्षर क्या है, अनुनासिक है, माँ है ना, अनुनासिक है। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो तकार है इसके स्थान पर पावर आ गई, अपवाद सूत्र आ गया कि भैया मेरे पास सबसे ज्यादा पावर है। तो क्या हो जाएगा, माँ तकार जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पंचमाक्षर, ता वर्ग का पंचमाक्षर है ना, तो ता के स्थान पर कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, चित्त का हो जाएगा चिन्मयः। क्या हो जाएगा, चिन्मयः। तो चिन्मया ही शब्द बनेगा, हम चित्तमया नहीं कह सकते हमेशा, ये नित्य होगा। ठीक है जी। उसी तरह से मात्रम का देख लेते हैं, तो मात्रम का होता है तत् प्लस मात्रम। तो अब क्या हो जाएगा, इसका जरा बना के दिखाइएगा। तत् है, हाँ चिन्मयः है ना, चिन्मय शब्द एक होता है, चित्तमया चिन्मया, चित्त के जो समान है या जो चित्तमय हो गया है मन के समान, उसको चिन्मय कह देते हैं। तन्मात्रम, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, तन्मात्रम, बहुत सुंदर। तकार के स्थान पर ये नकार हो जाए। ऐसे दो तीन उदाहरण ही मिलते हैं, अधिक नहीं मिलते इसके। ठीक है, तो ये है, ये विशेष संधि है। ठीक है, अब इसी तरह से आपको मैं एक और बताता हूँ। ठीक है, वो भी, उसका भी प्रयोग शास्त्रों में बहुत होता है, आप लोग कंफ्यूज हैं। संधि का नाम है छत्व संधि, संधि का नाम है छत्व संधि, क्षमा करें। अब पढ़ा दिया तो अब शुद्ध लिखना पड़ेगा ना, क्या नकार ही लिखना पड़ेगा ना, सम अपदांत में क्या होगा, सम प्लस धी संधि, अशुद्ध नहीं लिख सकते, अनुस्वार नहीं लगा सकते, पंचमाक्षरी लिखना पड़ेगा, है ना। संधि ऐसे लिखा जाएगा। वो बाद में अगर यार अलावा सा हो तब तो अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा अपदांत में, लेकिन अगर अपदांत में बाद में कोई वर्गीय व्यंजन है तो वहां पर पंचमाक्षर ही लिखेगा, तो संधि हो जाएगी। संधि का नाम है छत्व संधि। ठीक है, इसका सूत्र है सस छोटी। ठीक है, ये विशेष नियम है, इसको समझ लीजिए। इसमें होता ये है, इसमें आगम होता है। ठीक है, आगम क्या है बताता हूँ आपको। हमने इस पे थोड़ी चर्चा की थी पहले। ठीक है, तो आगम होता है दो प्रकार का, एक होता है मित्रवद आगमन आगम, और एक होता है शत्रुवद आगम। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, संधि में आया है इसलिए। ठीक है, अरे भैया आप वापस जाइए, आप थोड़ा सा छोटा होके इधर बैठिए कोने में। हाँ, तो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इतना, चलिए ठीक है। तो एक होता है मित्रवद आगम और एक होता है शत्रुवद आगम। मित्रवद आगम क्या है देखिएगा,
राम प्लस, चलो ऐसे ही बना लेते हैं, राम प्लस आगच्छति। जरा बना के दिखाएं क्या बनेगा। संधि का संधि विग्रह होता है। नहीं, संधि मतलब जोड़ना और विग्रह मतलब हटाना, अलग अलग करना। जरा इसको बनाए, राम प्लस आगच्छति क्या होगा। ये समझ लीजिए टेस्ट चल रहा है आपका। दूसरा देता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है, आप लोग पुराना सब याद रखते हैं। हाँ, कौन सी संधि हो गई जी ये। संधि का नाम भी बता दीजिए जरा, आपने बना ही लिया है तो संधि भी बता दीजिए अगर याद है तो। हाँ क्या बात है, दीर्घ संधि है ना। आ के बाद आ है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं सीधा उत्तर लिखता हूँ, मतलब अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं तो बहुत सुंदर, अच्छा लगा मुझे। तो रामागच्छति ये हो गया, रामागच्छति, राम, राम प्लस आगच्छति रामागच्छति, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यहाँ पर जो आ था वो आ में जाके मिल गया। तो जिस प्रकार से मित्र होता है, तो मित्र क्या करता है, जब मित्र से मिलता है तो क्या हो जाता है, मित्रमय हो जाता है, मित्र के ही समान हो जाता है ना, मित्र से गले मिल जाता है। और शत्रु क्या करता है, अलग अलग कर देता है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं, जरा इसका बनाइएगा, प्रति प्लस अहम। ठीक है, प्रति प्लस अहम, देखिए जो पढ़ा है उसी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक्सपर्ट नहीं, बस आपकी मेहनत, और नहीं नहीं, आप लोग, मेहनत मेरी नहीं है, मेहनत आप लोगों की है, इसलिए। चलिए अभी ये बना लीजिए और संधि का नाम भी लिखिए, प्रति प्लस अहम और संधि का नाम। हाँ चलिए ठीक है, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं समझ रहा हूँ कि बाकी लोग भी भले चाहे यहाँ टाइप नहीं कर पा रहे हो, टाइप में समस्या आती है, लेकिन आप लोग शब्द को देख के, मतलब यहाँ तक हमको एक्सपर्ट हो जाना है कि शब्द देखते ही पता चल जाए। हाँ जी, क्या हो जाएगा, प्रत्यहम, क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर, अब देखें यहाँ पर क्या हुआ है, प्रत्यहम, हो गया ना। यहाँ पर क्या हुआ जी, कि जो ई भाई साहब थे उनको हटाकर कौन आ गए हैं, या भाई साहब आ गए हैं ना, आ गए ना। संधि कौन सी है ये, यण संधि है, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब ये क्या हुआ, शत्रु क्या करता है, हमको हटाकर खुद बैठ जाता है, बैठ जाता है ना, यही तो शत्रु का काम होता है, खुद भी बैठ जाता है और अपने आप को, हमको हमको बदल देता है पूरा, प्रत्यहम, क्या बात। तो ये होता है शत्रुवद आगम। शत्रु वध मतलब, वध जो है, वध शब्द है, ठीक है, वध का ता जो है दा में बदल जाता है, प्रस्तुत संधि के कारण। वध का मतलब होता है समान, ये भी एक प्रकार का अव्यय है ना, हालांकि प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है लेकिन है अव्यय, है ना। तो वत मतलब होता है के समान, तो मित्रवत, मित्रवत मतलब मित्र के समान, शत्रुवत, शत्रुवत मतलब शत्रु के समान। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ई है इसके स्थान पर कौन आ गया है, क्या आ गया है, ई को कहा तो भगो भाई साहब जहाँ से हमारी जगह है, आगे खुद बैठ गए। तो ये या जो है, यड़ संधि में क्या है, शत्रु के समान। वैसे ही यहाँ पर भी अब आते हैं हमारे असली कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो ये शत्रुवदागम आप समझ गए, मित्रवदागम भी समझ गए, मित्रवत मित्र के समान आके गले मिल गए, जो थे वही हो गए, और शत्रु भाई साहब ने हटा दिया। ठीक है, तो ये वाली जो संधि है इसमें भी क्या होता है, छत्व संधि में शत्रुवद आगम होता है, यानी कि कोई एक नया शब्द का आगम होता है, वो आके बैठ जाता है और जो शब्द है उसको बदल देता है। नहीं, जैसे ई का क्या कर दिया, या कर दिया, बदल गया, ऐसे ही इसमें भी होता है, ये विशेष संधि है, ठीक है। इसमें बाकी जो संधि है उनके नियम यहाँ लागू नहीं होते। अरे यार ऊपर क्यों नहीं होता, अच्छा क्षमा करें, ठीक है चलिए, हो गया। तो उदाहरण से समझते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे समझ में आए। जैसे कि देखिए क्या है, इसमें भी वाह हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये आपको बताता हूँ, ठीक है। उदाहरण है उत प्लस श्वास, ठीक है, उत प्लस श्वास। इसमें ध्यान क्या रखना है, देखिए इसमें दो चीजें हैं, कि अगर तकार के बाद क्या हो, तवर्ग के बाद, ऐसा कहना चाहिए, तवर्ग, आपको वैसे ताके उदाहरण ज्यादा मिलेंगे, तवर्ग के बाद अगर शकार हो, क्या हो, शकार, ध्यान रखिएगा,
ये वाला ही सा होना चाहिए, दूसरा वाला सा नहीं होना चाहिए। केवल कौन सा सकार होना चाहिए? मूर्धन्य शकार। क्षमा करें, मूर्धन्य नहीं है, ये तालव्य शाह है। हाँ, तालव्य शाह। अगर तालव्य शाह हो, तवर्ग के बाद तालव्य शाह हो, तो क्या होता है? लेकिन उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले पहले जरा इसकी संधि बना के दिखाएं क्या बनेगी। आपने जो पढ़ी है अभी तक, इसकी संधि क्या बनेगी, जरा बना के दिखाइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये इसमें एक संधि और होगी अभी, है ना। पहले वो संधि करते हैं, फिर असली संधि पे चलते हैं। ये विशेष नियम है ना। अभी सामान्य नियम से बनाते हैं, क्या होगा, बनाइए जरा। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लगे रहिए। आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। अभी एक एक जन ने सही लिख दिया है, बहुत बढ़िया। तो आपको मैं बताता हूँ संधि होते कैसे, ठीक है। सवर्ग के बाद अगर सवर्ग हो, सवर्ग नहीं, सॉरी, क्षमा करें, मूर्धन्य शकार हो, तब क्या होता है, ठीक है। लिख लीजिए, अब लिख लीजिए, मैं थोड़ा वेट कर ही लेता हूँ, ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर। क्या होगा, ये क्या है जी, याद करिए। ये क्या है, तवर्ग है। और तवर्ग के बाद यहाँ पर कौन सा वर्ग है? चवर्ग है। हैं, कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि है ना। याद आया, बहुत बढ़िया। अभी जस्ट कुछ कल या परसों ही पढ़ी हमने ना। तो क्या हो जाएगा, ता के स्थान पर उसी वर्ग का जो भी अक्षर है वो क्रम से वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊ का, ऊ के स्थान पर, सॉरी, ऊ का रहेगा ऊ, ता के स्थान पर हो जाएगा चा। चतुर्थ संधि है ना, बाद में क्या होना चाहिए, चवर्ग होना चाहिए, और पहले तवर्ग होना चाहिए। तो परिवर्तन कहाँ होता है, केवल चवर्ग में, सॉरी, केवल तवर्ग में होता है। ऐसे इष्टुत्व संधि में होता है अगर बाद में टवर्ग हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा नियम और लग जाता है। क्या कह रहे हैं, केवल मूर्धन्य शकार में, है ना, बाकी सकार में नहीं होता है। तो क्या कह रहे हैं कि भैया देखो, ता के स्थान पे तो आप इष्टुत्व करो, लेकिन जो मूर्ध, क्षमा करें, मैं बार बार मूर्धन्य बोल रहा हूँ, क्षमा करें, तालव्य शकार, जो तालव्य शकार है वो भी परिवर्तित हो जाता है। वो किसमें परिवर्तित होता है जी, ये विशेष नियम है, छा में परिवर्तित होता है। किसमें हो जाता है, छा में। चूंकि यहाँ पर आधा है, इसलिए आधा ही छा करेंगे। लेकिन ये शब्द शुद्ध नहीं है, मुझे पता है, शुद्ध शब्द, हाँ जी, हाँ, वो शुद्ध नहीं है, लेकिन हम वहां तक स्टेप बाय स्टेप पहुंच रहे थे ना। तो अब वो देखिए, आप लोगों को लगता है कि मैं सरप्राइज टेस्ट नहीं लेता हूँ, लेकिन ले लेता हूँ, ठीक है। वो मुझे पता चल जाता है कि हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं ट्रैक पे। जहां मुझे लगेगा कि ट्रेन ट्रैक से उतर रही है, फिर आपको मैं वहां ट्रैक पे ले आऊंगा, ठीक है। तो ये विशेष नियम ध्यान रखिएगा, जहां पे तालव्य शकार होगा और अगर उसके पहले तवर्ग होगा, तो पहले तो इश्चित्व करना ही है, इश्चित्व संधि यानी ता को चा कर लेंगे। और जो सा है, बाद वाला सा, उसके स्थान पर क्या हो जाता है, छा हो जाता है। तो क्या कर लेंगे, छा के स्थान पर कर देंगे, सॉरी, सा के स्थान पर कर देंगे छा। चूंकि आधा है तो आधा ही रहेगा। और यहाँ पे हम बना लेंगे, सॉरी, ये इस प्रकार से, और वास का रहेगा वास, तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास, इस प्रकार से उच्छ्वास, ठीक है। क्या बन जाएगा, उच्छ्वास, ठीक है। प्रश्न लिख रहे हैं संभवतः जब तक मैं, हाँ, उच्छ्वास, हाँ, सा, ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर, उच्छ्वास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, तत् प्लस शिव, या शिवा, ऐसे कर देते हैं, तो ये घूम क्यों गया भाई। हाँ, तत् प्लस शिवा, तत् मतलब वह, शिवा मतलब शिव।
ठीक है, तो क्या बनेगा, ता का करेंगे पहले चा, और देखिए चूंकि तवर्ग था इसलिए जो सा है बाद वाला ये मूर्धन्य शा है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा जी। और छा में ई है तो यहीं ऐसा ही रहेगा, तो इसको ऐसे बना लीजिए, बस इतना सा काम है, छिवा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ता का रहेगा ता आधा चा और छिवा का छिवा, क्या हो जाएगा, तच्छिवा। क्या हो जाएगा, तच्छिवा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। उसी तरह से अब आप लोग बनाइएगा, ठीक है। मैं एक उदाहरण और देता हूँ। अरे अच्छा, इसको ऐसे करना पड़ता है, तो आदत में नहीं है ना। चलो ठीक है, अभी आप लोग बनाइएगा। उत, उत प्लस, अरे गलत कर दिया मैंने, उत प्लस श्रृंखल, श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल, ठीक है। ये बनाइए जरा, क्या बनेगा, उत प्लस श्रृंखल। ये लिखने में थोड़ा समस्या हो सकती है। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, ऊ का रहेगा ऊ, ता के स्थान पर चा, छा का हो जाएगा, सॉरी शा का हो जाएगा अच्छा, तो क्या हो जाएगा, श्री। री है ना, तो साथ में जो स्वर है वही लगेगा, अनुस्वार का वो कुछ नहीं, केवल सा ही बदलता है। तो क्या हो जाएगा, उच्छृंखल, 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 यानी जो बहुत ज्यादा उच्छृंखल हो, ठीक है जी। ये भी एक विशेष नियम था, ठीक है। बस किस में परिवर्तन होता है, शा में परिवर्तन होता है ना। सामान्य संधि रहेगी तो हम क्या कर देंगे, शा का सा ही रखेंगे, लेकिन क्योंकि मूल तालव्य शा है इसलिए उसके स्थान पर छा हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये शत्रुवध यानी सा को हटा के छा भाई सा बजाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और विशेष नियम देखते हैं, इसमें बहुत सारे विशेष नियम है ना। चलिए, उदाहरण है, ये भी सम उपसर्ग की आपको ज्यादा मिलेंगे। क्या कह रहे हैं, सम यानी मकार के बाद यदि बाद में भी अनुनासिक मकार हो, रिकार नहीं आ रहा कि, हाँ हाँ नहीं आएगा वो, ठीक है कोई बात नहीं, वो लिखने में कभी कभी समस्या करता है, कोई बात नहीं, वो मैं लिखने के कारण समझ सकता हूँ, बाकी आप लोगों ने लिखा सही है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि भैया देखिए, पर ये मतलब मकार, अब समुपसर्गी मैंने आपको समुपसर्ग के ज्यादा उदाहरण मिलेंगे, ठीक है। तो समुपसर्ग लेकर ही चलते हैं, मैं ऐसे ही बताता हूँ छात्रों को भी, क्योंकि इसके नियम धर्म बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक, तो आप ऐसे समझें कि क्योंकि और दूसरे उदाहरण मेरे को देखने को मिलते भी नहीं, ठीक है। वैसे ना का भी मिल जाता है, तो यानी कि पदांत अनुनासिक के बाद, पदांत क्यों, क्योंकि सम है ना, सम उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है, पदांत है। बाद में यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो आपको बाद में भी अनुनासिक ही मिलेगा अधिकतर। तो क्या रहेगा, जो माँ है वो माँ ही रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता, यानी हम माँ को माँ ही करते हैं। क्यों क्यों भैया, देखो अगर इसको हम सामान्य नियमों से भी देखें तो ये परसवर्ण भी करें तो परसवर्ण क्या है, पवर्ग का ही है ना, पा फा वा वाह मा। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, तो परसवर्ण नहीं करेंगे तो भी तो माँ ही रहेगा, तो बदलेगा थोड़ी ना। अनुस्वार भी अगर मान लेते हैं कि है तो भी क्या हुआ, परसवर्ण माँ ही बनेगा, इसलिए माँ के बाद अगर माँ हो तो माँ का माँ ही रहता है, वो बदलता नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है, सम का रहेगा सम, मति का हो जाएगा मति, सम्मति, इस प्रकार, ठीक है। लेकिन उसी तरह से अगर सन होगा, सन और प्लस मति, तब क्या होगा जी, तो वहां भी ना का ना ही रहता है, वो बदल, यानी अनुनासिक के बाद अगर अनुनासिक हो वैसी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे हमने प्रकृति भाव पढ़ा था, है ना, कि प्रकृति भाव में कोई बदलाव नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है। तो सम्मति का रहेगा सम्मति, सन्मति का रहेगा सन्मति, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, वैसे
सन की जगह पे सत होता है, सत, और प्लस मति, ऐसे सही शब्द क्या है, सत प्लस मति। तो पहले ता का क्या होता है, क्योंकि बाद में अनुनासिक है इसलिए अनुस्वार होके उसी वर्ग का पंचमाक्षर होगा, तो क्या हो जाएगा, सन, और इनको मिला देंगे तो हो जाएगा सन्मति। हाँ जी, पहले तो सत्य है ना, सत्य मतलब अच्छी, तो शुद्ध सत्य शब्द इसी से बनता है, और मति तो पहले ता का ना करेंगे और ना को फिर ना ही रखेंगे, सन्मति हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए, अब आपको उदाहरण देते हैं, सम प्लस मान, क्या हो जाएगा जी, सम प्लस मान, है ना, ये विशेष नियम है इसके। तो माँ के बाद माँ है तो क्या रहेगा, माँ ही रहेगा, वो बदलता नहीं है। सम्मान, है ना, और उदाहरण है जैसे सम्मिश्रण, सम्मिलित, सम्मोहन, सम्मुख, है ना, सम प्लस मुख, सम और मुख क्या हो जाएगा, सम्मुख। ये सारे उदाहरण है, सम का माँ का माँ ही रहता है, बन जाता है सम्मुख। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपका ये व्यंजन संधि थी। और भी कई सारी इसमें व्यंजनों में संधियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो जो जरूरी थी, इसमें एक हा का धा भी हो जाता है ना, ये मैंने नहीं बताया। ठीक है, जाने दीजिए, इसको थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो जस्तु का ही एक अलग भाग है अपदान जस्तु का, तो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको नियम मिल जाएंगे। ठीक है, व्यंजन संधि बहुत बड़ी है, इसलिए जितनी हमने पढ़ ली उतनी पर्याप्त। ठीक है, चलिए अब एक बार आपके जो है क्या बोलते हैं, आपको जो गृह कार्य दिया था उसको रिवीजन कर लेते हैं, किस किस ने सही बनाया, किस किस ने गलत बनाया, एक बार आप देख लीजिएगा, मैं सारे उत्तर उत्तर लिखता हूँ। ठीक है, चलिए मैं दीदी जी का ले रहा हूँ। सबसे पहला था अम प्लस कहा, क्या बन जाएगा, अरे भाई अंग कहा, क्या हो जाएगा, अंग कहा। जैसे दीदी ने लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, आप चाहें तो हलंत भी लगा सकते हैं, अंग, अच्छा उन्होंने ब्रैकेट में भी लिख दिया, क्या बात है, तो दोनों प्रकार से बन जाएगा अंग कहा। ठीक है, उसी तरह से लम प्लस घनम, तो क्या हो जाएगा, लंघनम, हनुमान जी ने किया था समुद्र लंघन, तो लंघन यही से बनता है, लंघन, लम प्लस घनम, लंघनम। ठीक है, फिर घम प्लस टा, तो क्या हो जाएगा, टकार है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पंचमाक्षर घंटा। ठीक है, घंटा जो हम बजाते हैं, घंटा नाद जिसको कहते हैं। उसी तरह से झम प्लस डा, तो इसको देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा गलत बन गया आपका। डा जो है किस वर्ग में आता है, ट वर्ग में, टा ठा डा ढा, ट वर्ग का अंतिमाक्षर क्या है, ण है, इसलिए क्या हो जाएगा, झंडा। अभी 15 अगस्त आने वाला है, हम लोग झंडा वंदन करेंगे, तो झंडा को झंडा ही लिखें, इस प्रकार से लिखते हैं तो ये अशुद्ध लेखन है, झंडा में अनुस्वार नहीं लगाना है, क्यों, पंचमाक्षर का झंडा। ठीक है ना, झंडा, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से उदाहरण थे सभी देख लेते। अगला था उदाहरण स्तम प्लस भा, तो ये तो सही बनाया है, क्या हो जाएगा, स्तम, चूंकि भा, भा जो है पवर्ग में आता है इसलिए अनुस्वार के स्थान पर मां हो जाएगा, स्तंभ। उसी तरह से पंपा, पंपा सरोवर, राम जी गए थे किष्किंधा में। मंच का तो मैंने बता दिया, मंचः। उसी तरह से मुंडा, बिरसा मुंडा, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। और अंत में था अम प्लस किता, तो क्या हो जाए, अरे भाई ये मिट गया, अम प्लस किता तो हो जाएगा अंकिता, इस प्रकार से। ठीक है, अंकिता, ये क्या, ठीक है, तो ये आपके सारे उदाहरण थे। तो आज हमने व्यंजन संधि को पूर्ण किया, मैं आशा करता हूँ आप संधियों से अच्छे से परिचित हो गए होंगे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, तो आपने लिख भी दिया, बहुत सुंदर। तो ये व्यंजन संधियाँ की, इसमें कुछ विशेष नियम भी होते हैं, इनमें कुछ जो है अलग अलग कहीं कहीं पर काम भी होते हैं, और भी है व्यंजन संधि, और भी कई सारी हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता उतनी नहीं है, मतलब 2-3 बच गई हैं वो ठीक है, लेकिन उससे काम चल जाता है, इतना भी। बस इतना ध्यान रखें, इष्टुत्व, इष्टुत्व और जस्त्व, ये 3, और यानी परसवर्ण अनुस्वार, है ना, मैं उसको परसवर्ण संधि नाम है, लेकिन अनुस्वार इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि अनुनासिक का काम होता है, इसलिए ये 4 संधियां जो हैं आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अनुस्वार संधि, है ना, और परसवर्ण संधि, ये दोनों एक ही प्रकार से समझ लीजिए। और उस प्रकार उसके बाद जस्तु संधि, इष्टुत्व, इष्टुत्व संधि, जस्तु संधि में भी दोनों प्रकार की, पद पद और अपद, इतनी संधि अगर आप याद रखेंगे तो आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट है। ठीक है, इनका ही ज्यादा उदाहरण आता है। तो ये भी बता दूं क्या आपको,
चलो ठीक है, ये भी लिख ही लो। चलो ये आ गई है तो बता देते, नहीं तो वो उसमें भी डाउट रहेगा। जाते जाते ये भी कर देते हैं, ठीक है। क्या है ये, एक विशेष नियम है इसका। क्या है, सूत्र में भूल रहा हूँ, देखना पड़ेगा। देखिए क्या है, शब्द है कृत, है ना, कृति, कार, ये वार्तिक है। कृति तो सॉरी, कर्ण, कर्ण भी आता है ना। कृत, कृति, कार, कर्ण। गुरु जी, इज देयर डिफरेंस मीनिंग इन ध्वज एंड झंडा? नहीं, ध्वज और झंडा एक ही है, दोनों एक ही चीज है। ध्वज भी उसको कहते हैं, झंडा भी उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो कृत, कृति, कार, करण, ये चार शब्द हैं। इन चार शब्दों के साथ अगर सम उपसर्ग आता है, कौन सा उपसर्ग आता है? तो सम उपसर्ग आता है। तो इनके संयोग में, ध्यान रखिएगा, इनके संयोग में जो माँ है इसका अनुस्वार हो जाता है। वैसे का के स्थान पर तो क्या होना चाहिए था? उसी वर्ग का पंचमाक्षर होना चाहिए था, है ना। तो पंचमाक्षर क्या है? ज्ञा है। तो ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये अपवाद नियम लगता है, कहता कि नहीं भैया, अगर सम उपसर्ग पूर्वक ये चारों शब्द आए तो वहां अनुस्वार, अनुस्वार को अनुस्वार ही कर दीजिए। तो और साथ में एक और एडिशन कि वहां पर सा का आगम होता है। ठीक है, सा का आगम हो जाता है। वो सा भाई साहब जहाँ अतिरिक्त सा है वो आकर बैठ जाते हैं। तो शब्द हमारे बनते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं सम प्लस कृत, है ना। ये इसको इसे ऐसे लिख लेंगे, कृतः या कृतम। ये तो आप जानते ही कहाँ से बनता है, क्रिय उपसर्ग पूर्वकतः प्रत्यय करने से कृतम हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई रुक जाओ, ठीक है। इधर हाँ, क्या हो जाएगा? तो क्या कह रहे हैं कि सम उपसर्ग पूर्वक अगर कृत शब्द आता है, कृतम, कृतः, कृता, जो भी आए, तो क्या करना है? जो माँ है उसको अनुस्वार ही कर दीजिए। तो माँ का हमने कर दिया अनुस्वार, और एक अतिरिक्त सकार का आगम हो जाता है। कहाँ पर? अनुस्वार के साथ। तो सा आ गया, और कृतम का कर देंगे कृतम, क्या हो जाएगा? संस्कृतम, जो हम कर रहे हैं, संस्कृतम, है ना, जो जिसको संस्कृत किया गया है, जो शुद्ध की गई है, सम्यक कृतम संस्कृतम। उसी तरह से देखिए कृति शब्द है, तो सम उपसर्ग पूर्वक कृति क्या बन जाएगा जी, बताएं जरा, है ना। उसी तरह सबका बना लें, सम प्लस कार, सम प्लस करण। ठीक है, संस्कृति, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? संस्कृति। जो माँ है उसका अनुस्वार हो जाएगा, और एक अतिरिक्त सकार का आगम हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, इसमें कई सारे नियम है ना। कृति, कार, कर, ये इसका एक वो वार्तिक है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है। कृति, कार, करण, नहीं, अब वो नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, छोड़िए, वो मस्तिष्क से निकला हुआ है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये विशेष नियम है ना, मतलब जो सामान्य नियम, सामान्य नियम क्या है कि भैया वहां पंचमाक्षर करो, लेकिन नहीं, कृति, कार, करण, इन शब्दों के साथ क्या हो जाता है? सम का अनुस्वार ही रहता है, और उसके अतिरिक्त में एक सकार का आगम हो जाता है। ठीक है, इसलिए बन जाता है संस्कृति, संस्कृतम, संस्कार, है ना। इसको माँ ही उच्चारण करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि माँ उच्चारण क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो माँ है वो क्या है? सम उपसर्ग का माँ है, इसलिए कई लोग संस्कृत बोलते हैं, थोड़ा अशुद्ध है। क्या है? संस्कृत। माँ है ना, माँ थोड़ी ना परिवर्तित हो, माँ तो माँ ही है। तो सम उपसर्ग का माँ है, और याद रखिएगा सम उपसर्ग ही आएगा। तो इसलिए संस्कृत, संस्कार, संस्करण, है ना। और उसी तरह से एक कृतक, कृतिकरणकार, संस्कार। ठीक है, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। ठीक है, उसी तरह से चलो एक और आ रहा है तो बता ही देते हैं। ठीक है, वो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ठीक है चलिए। हाँ, अगर परि उपसर्ग पूर्वक, परि उपसर्ग के साथ भी अगर यही कार, कृत, ना, ये चार शब्द याद रखो, कार, कृत, करण और कृति, इनको आप चाहें तो दो बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, कृत, कृति, कार, करण, कृत, कृति, कार, करण, ऐसे भी बना सकते हैं। तो अगर परि उपसर्ग पूर्वक ये चारों शब्द आते हैं तो यहाँ भी सा का आगम होता है, लेकिन कौन से सा का? मूर्धन्य सा का आगम होता है, ध्यान रखिएगा। वहां पर कौन सी सा का आगम होता है? दंत सा का। किसमें? सम उपसर्ग में। और परि उपसर्ग में किस सा का आगम होगा? मूर्धन्य शकार का। तो क्या बन जाएगा? बहुत सिंपल सा बनाना है, कुछ नहीं है। क्या हो जाएगा? परिष्कार, है ना। क्या हो जाएगा? परिष्कार।
परिष्कृत, परिष्करण और परिष्कृति। ठीक है, इस प्रकार से आपके शब्द बन जाएंगे। ठीक है, अगर परि उपसर्ग, क्योंकि ये सारे क्या है, उपसर्ग हैं, ये उपसर्गों के नियम है, इसलिए उपसर्ग पहले पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, अगर परि उपसर्ग पूर्वक कार्य कृति कृत इत्यादि शब्द आते हैं तो इनके साथ सकार का आगम होगा और सकार आकर बैठ जाएगा बीच में। व्यंजन संधि में कई बार नियम याद ना भी हो तो अर्थ के अनुसार संधि खुद बना सकते, जैसे मुझे उच्छ्वास का नहीं पता था लेकिन श्वास उच्छ्वास पता था। क्या बात है, बहुत सुंदर। आपने पूरी व्यंजन संधि की बहुत ही सामान्य शब्दों में व्याख्या कर दी, धन्यवाद अंश जी, बहुत सुंदर आपने लिखा है कि अगर नियम नहीं भी पता हो तो भी कोई बात नहीं, अर्थ के आधार पर आप बना सकते हैं और अर्थ के आधार पर ही करना है। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको बोला कि बहुत सारे अपवाद हैं इसमें, है ना, कई सारे अपवाद हैं, तो भी आपको क्या करना है, आप देखिए होता क्या है ना, मूल शब्द नहीं हो गायब होना चाहिए। जैसे अब सम प्लस कृत है, अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये अतिरिक्त सा कहाँ से आ गया। भाई क्योंकि संस्कृत शब्द बनाना था इसलिए पांडे जी ने इसका एक अलग नियम लिखा है कि कार्य कृतिकरण, सॉरी कृति कार्यकरण, इन शब्दों के साथ अगर आता है समुपसर्ग, केवल समुपसर्ग आता है तो ही अतिरिक्त सा का आगम होगा। उसी तरह से कृतकार कृतिकरणकार, इनके साथ अगर परि उपसर्ग आता है तो अतिरिक्त सकार का आगम होगा, तो शुद्ध शब्द बनेगा, नहीं तो अशुद्ध शब्द बन जाता। ठीक है, तो अगर नियम नहीं भी पता है तो भी कोई आपत्ति नहीं, आप केवल अर्थ के आधार पर भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, इष्टुत्व इष्टुत्व, जस्त्व पदांत अपदांत और अनुस्वार संधि अनुस्वार पर सवर्ण संधि, इनको अच्छे से ध्यान रखिए, बाकी आपकी व्यंजन संधि में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए तो धन्यवाद आज की कक्षा के लिए, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। मुझे लगता है आज का थोड़ा सा ओवरफ्लो भी हो गया होगा क्योंकि अपवाद बहुत सारे थे, है ना, सामान्य नियम तो याद रह जाते हैं, अपवाद नहीं याद नहीं रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि हम प्रयास करेंगे कि जो सूत्र हैं उनको भी सामने रखें और जो सामान्य नियम है उनको भी सामने रखें, लेकिन चूंकि विसर्ग संधि में सूत्रों का काम थोड़ा अलग होता है इसलिए क्या करेंगे कि हम सामान्य नियम से ही चलेंगे ताकि आपको याद रहे। मान के गुरु जी पांडे जी को कितने बुद्धिमान थे सूत्र। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्षमा गुरु जी, ध्यान भटक गया था, ट्रम्प की ट्वीट देख लिया, वृद्ध पुरुष पकड़ा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो है, मूर्ख है, वैशाख नंदनम। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पाणिनि जी, सोचिए आप, 6ठी शताब्दी उनका समय माना जाता है, उस समय कल्पना की उन्होंने। आप कभी, आप लोग अगर सुनना चाहें ना तो एक शिक्षिका है पुष्पा दीक्षित, वो उनको भगवान के समान मानते, वो एक महिला है, मैं इसलिए उनका अधिक सम्मान करता हूँ कि उन महिला है, और वो मतलब आप विश्वास करो, मतलब वो ऐसी हैं कि वो हमारे, मतलब हम, मैं तो चलो गुरुकुल से पढ़ा हूँ, उन्होंने तो गुरुकुल से भी पढ़ाई नहीं की थी, सामान्य छात्रा हैं वो। तो उनका नाम है पुष्पा दीक्षित, MA या शायद उनका कुछ था ऐसे, और वो भी कौन से दूसरे विषय में, शायद आर्ट था कि साइंस था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे 12वीं कक्षा उन्होंने ऐसे पढ़ी। बाद में उनको ऐसी लौ लगी संस्कृत सीखने की कि उन्होंने अष्टाध्यायी को पूरा अच्छे से अध्ययन किया, और आप, उन्होंने एक नया अष्टाध्यायी का क्रम बना लिया, क्योंकि अष्टाध्यायी जब पढ़ते हैं ना तो उसमें सूत्र बहुत आगे पीछे लिखे हैं, पांडे जी का क्रम थोड़ा अलग है, मतलब समझने के हिसाब से, बाकी जो याद करता है उसमें ये रहता है, जब आप गुरुकुल में जाते हैं तो पहले अष्टाध्यायी आपको रटवाई जाती है, तो भैया सारे नियम पहले याद कर लो, अर्थ बाद में बताएंगे। तो 2-3 महीने 4 महीने, जैसा जिस विद्यार्थी की योग्यता होती है, अधिकतम 3 महीने का समय होता है, 3 महीने तक सब विद्यार्थियों को रटवाया जाता है, डेली पाठ होता है उसका, वो 2,000-2,500 सूत्रों का, उसके बाद फिर समझाया जाता है। लेकिन उन्होंने फिर ऐसा क्रम तैयार किया है कि वो सामान्य व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। तो उनके लेक्चर हैं पांडे जी पर, उनको जरूर सुनिएगा, अगर उनका कोई चैनल वैनल होगा, मुझे वो लेक्चर मिलता है तो मैं देता हूँ, क्योंकि वो हमारे कॉलेज में आई थी लेक्चर देने, तब मैंने सुना था उनको। और बेसिकली देखा जाए तो मैं भी व्याकरण का छात्र नहीं हूँ, मतलब मैं व्याकरण परंपरा से नहीं पढ़ा हूँ, मैं ज्योतिष का छात्र हूँ, मैंने ज्योतिष पढ़ा है, तो उस हिसाब से ये आपने बताया था। हाँ, रायपुर में है शायद, छत्तीसगढ़ में, बहुत बहुत विशिष्ट मूर्ति है वो, अब संभवतः आप पता नहीं है कि नहीं, वो दिन से फॉलो नहीं करता, लेकिन बहुत अच्छी है, वो सुनिएगा आप लोग, जरूर सर्च करेंगे, उनका नाम बता, पुष्पा दीक्षित, उनको माता जी बोलते हैं हम लोग, माता जी पुष्पा दीक्षित, बहुत बहुत मतलब विशिष्ट उनकी वो है, कार्य है अष्टाध्यायी के उसमें तो। और एक हमारे गुरुजी हैं, वो तो क्या ही बताएं, वो तो मतलब वैयाकरण के वैयाकरणा है, उनका नाम भूलो में, झा जी हैं वो यार, राष्ट्रपति से सम्मानित है वो, मोदी जी के साथ में घूमते थे ये अपना, जब क्या नाम है इसका, वो हुआ था अष्टाध्यायी का, वो अष्टाध्यायी बोल रहा हूँ,
काशी विश्वनाथ का जब कॉरिडोर बना था तब मोदी जी के साथ में थे वो। कौन से झा जी हैं वो, झा उनका सरनेम है झा, नाम याद नहीं आ रहा। वो भी बहुत बड़े भैया करण है। दीक्षित लोग ज्यादा ज्ञानी होते हैं क्या? एक श्री राम, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञानी कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। गुरु जी ट्रंप की कुंडली देखिए प्लीज। ठीक है, उसका अंत समय निकट है, कुंडली देखने का आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति की कुंडली उसके व्यवहार में पता चल जाती है। चलिए, तो सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल पुनः, अच्छा हाँ ठीक है सर, चलिए कल कल के लिए सूचना है, कल रक्षाबंधन है, तो आप सभी को, मेरी सभी बहनों को सादर प्रणाम सहित रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, सभी भ्राताओं को भी अनेकानेक शुभकामनाएं। कल चूंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है इसलिए हम अवकाश रखेंगे, और रविवार को आपके यहाँ पता नहीं कि मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता, हमारे यहाँ कजलिया त्यौहार होता है, उसमें हम वो ज्वार लेकर जाते हैं, ज्वार नहीं बोलना चाहिए उसको, क्या बोलते हैं, जौ, जौ का जो उगाते हैं ना, हरा हरा, वो हरियाली का प्रतीक है, तो वो त्योहार है। तो 2 दिन हम अवकाश रखेंगे, आप भी अच्छे से त्योहार मनाइए खुशी से। कल हमारा 2 दिन अवकाश है, अभी होमवर्क भी कोई नहीं है, अगर समय मिले तो आप लोग जो पढ़ाया उसको रिवीजन करते जाइए। ठीक है, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। 2 दिन अवकाश है, सोमवार को पुनः